हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन्स। कुछ ग्लैंड्स हम प्रीवियस लेक्चर में रीड कर चुके हैं और कुछ ग्लैंड्स आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, जो आज हम डिस्कस करेंगे। थाइमस ग्लैंड एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो वहाँ लोब्यूल्स प्रेजेंट है। सेकेंड, आप लोकेशन की बात करोगे तो लोकेशन जो है वो बिटवीन द लंग्स है। दोनों लंग्स हैं, उसके बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बीच में आपकी बॉडी में यहाँ प्रेजेंट होता है स्टर्नम। ये पोर्शन यहाँ से स्टर्नम, और स्टर्नम से रिब्स निकलती हैं, अटैच हो रहा है, रिब्स यहाँ से अटैच होती हैं, ठीक है। तो ये है स्टर्नम। तो थाइमस की लोकेशन है बिटवीन द लंग्स, और स्टर्नम जो है इसके पीछे, बिहाइंड द स्टर्नम। और हाथ से एओर्टा निकलता है, ठीक है, जो प्योर ब्लड लेके जाता है। तो एओर्टा के वेंट्रल साइड पे है। अब बात आती है वेंट्रल साइड की। हमें बिहाइंड द स्टर्नम समझ में आया, बिटवीन द लंग्स समझ में आया। वेंट्रल साइड होती है, जैसे ये जो साइड है ये डॉर्सल साइड है और ये साइड वेंट्रल है, क्लियर। इसी तरह से जो बैक पोर्शन होता है ये डॉर्सल साइड है और बेली पोर्शन होता है वो वेंट्रल साइड है, ठीक है। तो एओर्टा जो है एओर्टा के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के फंक्शन की बात करोगे तो ये इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, कि इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट होता है बिकॉज ऑफ थाइमस ग्लैंड। वो किस तरह से होता है वो भी हम यहाँ देखेंगे। थाइमस ग्लैंड, हम अगर एंडोक्राइन ग्लैंड में हम थाइमस ग्लैंड पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन, ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगी। तो वो सिक्रीट करेगी थाइमोसिन, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करती है जो है थाइमोसिन, जो पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड नेचर का है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडो होता है विथिन और क्राइन होता है सिक्रीशन। एंडो दैट मीन्स विथिन सिक्रीशन, की डायरेक्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन ब्लड में पोर करती हैं, और इसीलिए ये डक्टलेस ग्लैंड है, कोई डक्ट नहीं है जो पोर करेगी, डायरेक्ट ये ग्लैंड से सिक्रीट होगा और आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। तो थाइमस ग्लैंड का सिक्रीशन है थाइमोसिन। अब थाइमोसिन का वर्क क्या है, ये डिफ्रेंशिएट करता है टी लिम्फोसाइट्स को, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। Two types of immunity. The first one is cell mediated immunity and the second one is humoral immunity. तो टी लिम्फोसाइट्स हेल्पफुल हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है टी लिम्फोसाइट्स को। अच्छा, ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए किस तरह रिस्पॉन्सिबल है, कि ये प्रमोट करेगा एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इम्यून सिस्टम के हमने देखा डेवलपमेंट कर रहा है इम्यून सिस्टम का, तो क्या करा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में भी हेल्पफुल है और ह्यूमरल इम्यूनिटी में भी हेल्पफुल है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है, क्लियर। ये है आपके इम्यून सिस्टम की बात। अब बात आती है जब आप ओल्ड एज में जाते हो, तो ओल्ड एज में जाने से क्या होता है, जो थाइमस ग्लैंड है ये धीरे धीरे डीनेचर्ड होती है, ठीक है। ये डीजेनरेट होती है, एक्चुअली डीजेनरेट होती जाती है, और डीजेनरेट होगी तो थाइमोसिन भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन थाइमोसिन का भी। तो इसीलिए कहा जाता है ओल्ड पर्सन्स का इम्यून सिस्टम वीक होता है। अगर वो एक बार बीमार हो जाते हैं तो ठीक होने में उनको टाइम लगता है, ठीक है। वो क्यों लग रहा है, बिकॉज ऑफ वीकर इम्यून सिस्टम, ओके। तो ये बात हुई हमारी थाइमस ग्लैंड की, ठीक है। थाइमोसिन हार्मोन, और यूज़ क्या है, ये हेल्पफुल क्या फंक्शन इसका, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी में हेल्प कर रही है टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करके और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके, ठीक है। अब बात आती है आपके एड्रीनल ग्लैंड की। जो एड्रीनल ग्लैंड है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज कॉर्टेक्स एंड सेकेंड वन इज मेड्यूला। कॉर्टेक्स पोर्शन होता है आउटर पोर्शन, ठीक है। ये किडनी पे प्रेजेंट होती है, एक्चुअली इस तरह से ये किडनी है,
तो ये किडनी पे प्रेजेंट है सॉरी। तो ये किडनी पे प्रेजेंट होती है यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड का जो आउटर पोर्शन है वो तो है कॉर्टेक्स, और जो इसका मिडल पोर्शन है वो है मेड्यूला। अब जो कॉर्टेक्स पोर्शन है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना fasciculata एंड जोना रेटिकुलरिस। ओके, मेड्यूला पोर्शन मिडल पोर्शन होता है और ये 2 टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करता है। फर्स्ट आप कह सकते हो एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन, एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन को आप कंबाइनली कैटेकोलामाइंस कह सकते हो, या आप कह सकते हो इसको इमरजेंसी हार्मोन्स, जो इमरजेंसी कंडीशन में सिक्रेट होता है। और वो इमरजेंसी कंडीशंस क्या होती हैं? फियर की कंडीशन, आपको किसी तरह का डर लग रहा है, फाइट, आपको वहाँ फाइट करनी पड़ रही है, या आपको उस जगह को छोड़ के फ्लाइट लेनी पड़ रही है, आपको जाना पड़ रहा है। इन 3 कंडीशंस पे एड्रीनल मेडुला के हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इन हार्मोन के सिक्रीट होने से क्या होगा, कहीं ना कहीं ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, आपको स्वेटिंग की कंडीशन होती है, जैसे डर लगता है तो क्या होता है, स्वेटिंग होने लगती है, तो स्वेटिंग की कंडीशन होती है। पाइलो इरेक्शन, जैसे कि पाइलो इरेक्शन होता है जो बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इन हेयर्स के इरेक्ट होने को आप बोलते हो पाइलो इरेक्शन। तो इन सब कंडीशंस को क्रिएट करते हैं कौन, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, आपके बॉडी में कुछ चेंजेस लाते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये है आपके एड्रीनल ग्लैंड। अब हम हार्मोन्स देखेंगे, एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स। तो जो कैटेकोलामाइंस है ये क्या करता है, इंक्रीज करते हैं अलर्टनेस को, अलर्ट होते हो आप इससे। प्यूपिल ओ ऐसा, प्यूपिल डायलेट हुआ, ठीक है, प्यूपिलरी डायलेशन, पायलो इरेक्शन, स्वेटिंग, जो अभी हमने डिस्कस किया, तो ये कैटेकोलामाइंस के कारण होता है। अब आती है जो ये दोनों ही हार्मोन्स हैं, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं हार्ट बीट को, और हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, अब ये जब चीज़ें हो रही हैं तो साथ क्या होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि जब ग्लूकोज आ रहा है ब्लड में ज़्यादा आ रहा है तो क्या हो रहा है, बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ज़्यादा हो रहा है, और ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब स्टिमुलेट होगा ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन का, कैसे, क्योंकि ग्लूकोज चाहिए तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा, और क्या होगा, अब ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन होने से आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने लग जाएगा, तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। अब ग्लूकोज आपके ब्लड में आ रहा है, फियर है, फाइट है, फ्लाइट है, आपको हर कंडीशन से कोप अप करेगा ये। ठीक है, क्योंकि बॉडी में सबसे पहले ग्लूकोज का होना जरूरी है, जो आपको क्विकली स्ट्रेंथ देता है, आपको एनर्जी देता है, और ये स्टिमुलेट करेगा ब्रेक डाउन को लिपिड और प्रोटीन के। ग्लाइकोजन नहीं है तो लिपिड ब्रेक डाउन होगा, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होगा। तो इस तरह से ये हार्मोन्स क्या करते हैं, आपको इन कंडीशंस के लिए तैयार करते हैं। अब बात आती है कॉर्टिकॉइड्स की। कॉर्टिकॉइड्स जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, एड्रीनल का जो कॉर्टेक्स रीजन है उसके हार्मोन्स को कहा है कॉर्टिकॉइड्स। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए जो कॉर्टिकॉइड प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट में आपको पता है ग्लूकोज है, तो आप बोलो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो वो कॉर्टिकॉइड कौन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट हुआ कॉर्टिकॉइड, और जिसमें कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो कर रहा है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो इम्पॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है कॉर्टिसोल, जो स्टिमुलेट करेगा किसको, ग्लूकोनियोजेनेसिस को, कि न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कराएगा, इसलिए कहा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराया किसने, कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिकॉइड एक काम और करता है, पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करी, सेकेंड हम बात करेंगे कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर रहा है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा कॉर्टिकॉइड, वो कॉर्टिकॉइड है मिनरल कॉर्टिकॉइड, क्योंकि वो
लेवल्स को बैलेंस कर रहा है। और जिस तरह से इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल था, इसी तरह से ह्यूमन बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड है एल्डोस्टेरॉन। कौन? ये एल्डोस्टेरॉन इम्पॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। अभी हम देखेंगे एल्डोस्टेरॉन के कुछ फंक्शन। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट कर रहा था ग्लूकोनियोजेनेसिस को, लिपिड का लाइसिस किया तो कहा लिपोलाइसिस, प्रोटीन का लाइसिस किया तो आपने कहा प्रोटियोलाइसिस। ये सब होने से सेलुलर अपटेक बढ़ जाएगा, ठीक है, और यूटिलाइजेशन होगा अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स को ज़्यादा यूटिलाइज किया जाएगा, और लेकिन फॉर्मेशन किसका होगा? ग्लूकोज का। क्लियर? अब हम देखेंगे एल्डोस्टेरॉन के कुछ फंक्शंस भी। लेकिन कॉर्टिसोल के कुछ फंक्शंस में आपको याद रखना है कि ये मेंटेन करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, ठीक है। जो आपका हार्ट से रेलेवेंट सिस्टम है उसे आप कहते हो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करेगा, किडनी का फंक्शन मेंटेन करेगा, और सप्रेस करेगा इम्यून सिस्टम को। एंटीबॉडी का यहाँ रिएक्शन भी होगा, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा। इम्यून सिस्टम को आप सोचोगे सप्रेस क्यों किया जाता है, तो देखो कभी कभी कंडीशंस इस तरह की होती है कि जो इम्यून सिस्टम है उसे सप्रेस किया जाता है। जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तो उस ऑर्गन को हमारी बॉडी एक फॉरेन पार्टिकल मानती है और उस पर वर्क करती है। सपोज करो किडनी ट्रांसप्लांट की, अब बॉडी देखेगी ये फॉरेन पार्टिकल है, तो क्या होगा? उसका एंटीबॉडीज उस पर वर्क करेंगी और किडनी को ख़त्म कर देंगी। तो उस किडनी को बचाने के लिए क्या करो? इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। कुछ टाइम इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है, वो बॉडी में जो किडनी है वो स्टेबल होती है, धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को एक्सप्रेस किया जाता है उसके फंक्शंस को। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ बचता है स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन, कि आरबीसी प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो स्टिमुलेट कर देती है कि आरबीसी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। ये हैं आपके फंक्शंस एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने वाले कुछ हार्मोन्स। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एल्डोस्टेरॉन, इसके भी हम फंक्शंस पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन जो है ये रीनल ट्यूब्यूल्स पे वर्क करता है, और एक्स्ट्रा जो वाटर है और सोडियम आयन है उनको रीअब्सॉर्ब कर लेगा। अब आपको अगर ध्यान नहीं है रीनल ट्यूब्यूल्स, तो देखो किडनी में कुछ ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है यूरिन फॉर्मेशन के लिए, तो वहाँ आपने उसको कहा है रीनल ट्यूब्यूल्स। तो ये क्या करेगा? एल्डोस्टेरॉन रीनल ट्यूब्यूल से वाटर को और सोडियम को रीअब्सॉर्ब करेगा, जबकि पोटेशियम और फॉस्फेट आयन को जाने देगा, ठीक है। तो ये एल्डोस्टेरॉन का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। और क्योंकि ये सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर रहा है और वाटर को, दैट मीन्स ये मेंटेन कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स को। जब इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन होते हैं तो आपका बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम भी मेंटेन हो रहा है, क्योंकि वाटर को कर रहा है रीअब्सॉर्ब, तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम भी मेंटेन हो रहा है। और जब आप बात करते हो इलेक्ट्रोलाइट्स की, बॉडी फ्लूइड की, तो आप बात करते हो ऑस्मोटिक प्रेशर की। इस सबसे ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ और ओवरऑल फिर ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है। तो इस तरह से ये हेल्पफुल है एल्डोस्टेरॉन, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन किया, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को, ऑस्मोटिक प्रेशर को, और लास्ट आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। स्मॉल अमाउंट में एड्रिनल कॉर्टेक्स से कुछ एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स भी सिक्रीट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो प्यूबर्टी की कंडीशन है उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो हेयर ग्रोथ होनी है उसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे एक्सियल हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स, फेशियल हेयर्स, ठीक है, ये डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन विच आर सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 रीजन देखे और 3 हार्मोन्स देखे, लूना, ग्लोमेरुलोसा, फासिकुलेटा, रेटिकुलारिस। इसी तरह से हमने देखे हार्मोन्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड एंडोजेनिक स्टेरॉइड्स। क्लियर? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन थे एड्रिनल ग्लैंड के। आज हमने 2 ग्लैंड डिस्कस करी, थाइमस ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। ओके फ्रेंड्स, ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड की 2 ग्लैंड कंप्लीट होती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।